हेलो, नमस्कार। मैं नीलम यादव स्वागत करती हूँ आपका नील गाइडेंस में। देखिए बेटा, हमने 7 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। 7 जिले वो जिले थे जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ अस्तित्व में आए थे, ठीक है? अगला जो हमारा है वो है सोनीपत और भिवानी, क्योंकि क्रम से यदि हम चलेंगे तो आपको किसी भी चीज को समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए जो अगला जिला है वो कौन कौन सा है? सोनीपत और भिवानी, क्योंकि 1 नवंबर 1966 के बाद ये 2 जिले अस्तित्व में आए थे, ठीक है? तो उसके बाद 2 जिले अस्तित्व में आए थे, सोनीपत और भिवानी। तो पहले सोनीपत को देखिए। स्थिति की अगर हम बात करें तो मध्य पूर्व में स्थित है, ठीक है? यदि मैप में हम देखें तो कहां पर है? मध्य पूर्व में। अस्तित्व क्या इसका नाम है? तो पहले ये किस नाम से जाना जाता था? सोनप्रस्थ के नाम से या स्वर्ण नगरी के नाम से। कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जो श्रवण कुमार थे, जो कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, तो उनके नाम पर भी इसका नाम स्वर्ण नगरी पड़ा या तो फिर सोनप्रस्थ पड़ा। एक कथा ये भी आती है कि पांडवों के द्वारा जो 5 गांव कौरवों से मांगे गए थे, ठीक है, कि भाई कोई बात नहीं, आप हस्तिनापुर सब रख लीजिए, हम 5 भाई है, पांचों को 5 गांव दे दीजिए, ठीक है? लेकिन कौरवों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो वो जो 5 गांव मांगे थे ना बेटा, उनमें एक क्या? सोनप्रस्थ था। और 5 कौन कौन से थे? तो एक तो पांडुप्रस्थ हो गया आपका, ठीक है, पानीपत। एक सोनीपत हो गया, एक बागपत हो गया, एक तिलप्रस्थ हो गया, एक इंद्रप्रस्थ हो गया, ठीक है? तो इस तरह से ये कितने? 5 थे, पांचों में एक सोनप्रस्थ हो गया। अगला है कि इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है? क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटर, और यदि मील की बात करें तो कितना? 870 वर्ग मील, ठीक है? तहसील कितनी है? तो सोनीपत में 4 तहसील है। सोनीपत है, खरखोदा है, गोहाना है और गन्नौर है, ठीक है? ये 4 तहसीलें हैं। और उप तहसील, 2 उप तहसील है, खानपुर कला और राई, ठीक है? जनसंख्या की अगर हम ये आता है 10 लाख से अधिक। ये क्योंकि प्रश्न बनता है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों के नाम बताओ। 10 लाख से अधिक, लेकिन 15 से तो कम है ना, तो इसके ये अलग से जिले हैं, ठीक है? अगला आता है कि विधानसभा सीट और लोकसभा सीट। तो सोनीपत एक लोकसभा सीट है, ठीक है? तो एक लोकसभा सीट हो गई, एक हो गई लोकसभा सीट। कौन सी हो गई? सोनीपत। सोनीपत एक लोकसभा सीट हो गई, सोनीपत, ठीक है बेटा? अब बात कर लेते हैं विधानसभा सीट की। तो अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट कितनी होंगी? 4 होंगी। इसकी कितनी होंगी बेटा? 4। तो लोकसभा सीट तो एक हो ही गई, सोनीपत। विधानसभा सीट देख लीजिए, सोनीपत, गन्नौर और आपका ये खरखोदा, खरखोदा और गोहाना, गोहाना, ठीक है? ये 4 विधानसभा सीट है, जिनमें से एक सीट आरक्षित है। इनमें से एक सीट बेटा आरक्षित है, खरखोदा की। कौन सी सीट आरक्षित है? खरखोदा, ठीक है बेटा? रिजर्व सीट एक है। अगला आता है एनएच की। कौन कौन से एनएच से एनएच जो है वो इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं? तो एनएच 44, एनएच 709, एनएच 71, एनएच 324 बी, ठीक है? ये 3 एनएच यहाँ से होकर गुजरते हैं। और अगला आता है मंडल। तो मंडल कौन से मंडल के अंतर्गत? सोनीपत आता है। तो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत। और रोहतक मंडल में जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र आपके देखिए, रोहतक मंडल में
यहाँ देखिए मंडल की जब हम बात करते हैं तो मंडल कौन सा, रोहतक मंडल। और रोहतक मंडल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये इसमें लिखा हुआ भी है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, चरखी दादरी और भिवानी, ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगला आता है कि नदी। तो नदी की अगर हम बात करें तो कोई भी नदी नहीं बहती, तो भाई सिंचाई कैसे होती है, तो सिंचाई होती है भैया नहरों से और जल कूपों से। ठीक है, नहरों से और जलकूप या फिर उनको कहेंगे ट्यूबवेल से। ठीक है, ये दो साधन हैं। इसके अलावा नहर कौन कौन सी है, तो नहरें देखो दो नहरें हैं बेटा, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक भाखड़ा नहर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। खंड कितने हैं, तो 8 खंड हैं। कितने खंड हैं, 8। आप इसको 81 मत समझ लेना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया है। नगर निगम 1 सोनीपत है और नगर पालिका 3 है, गन्नौर, गोहाना और खरखोदा। ठीक है, अगला देखिए मृदा की अगर हम बात करें तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, गहरी दोमट मिट्टी, गहरे रंग की दोमट मिट्टी। और ये क्या है, ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि सोनीपत जो है वे अस्तित्व में कैसे आया, तो हरियाणा के गठन के बाद रोहतक से इसको अलग किया गया। ठीक है, रोहतक का कुछ क्षेत्र लिया गया और क्या बनाया गया, सोनीपत क्षेत्र। ठीक है, अगला देखिए कि इस सोनीपत को क्या क्या कहते हैं। ये बेटा एजुकेशन सिटी भी है, स्वर्ण नगरी, क्योंकि यहाँ भी कहा गया है कि सोनप्रस्थ को स्वर्ण नगरी भी कहते थे। अगला है गोल्डन सिटी है ये, और एटलस सिटी, क्योंकि एटलस का यहाँ पे साइकिल उद्योग भी है। ठीक है, जो कि सबसे पहले भी यहाँ स्थापित हुआ था। अगला आता है मंदिर। तो मंदिर की अगर हम बात करें तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है काली माँ का मंदिर। ठीक है, ये सभी सोनीपत में है। खाटू श्याम धाम, एटलस राम मंदिर, जागृति धाम मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर और शिव धाम मंदिर, ये सभी कहाँ पे है बेटा, सोनीपत में। आगे आता है मस्जिद। मस्जिद की अगर हम बात करें तो अब्दुल नसीरुद्दीन की मस्जिद, जो कि कब बनी थी, 1272 में बनी थी। ठीक है बेटा, तो ये जो मस्जिद है ये भी कहां पर है, सोनीपत में है। ठीक है, अगला आता है मामा भांजा का मकबरा, ये भी यहाँ पर ही है। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में। पीर जमाल की मजार, ये कहाँ है, गोहाना में। अगला आता है अकबरपुर बरोटा, ये एक जगह है जिसको किस अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, वो है अरवती दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध। तो प्रश्न ये है कि अरवती दरवाजे के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसका नाम है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। दूसरा ये जो अकबरपुर बरोटा है, इस नाम से भी आ सकता है कि इसको किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो आगे देखिए बेटा, आगे बात आती है मेलों की। तो मेले, एक तो जहां भी जितने भी मंदिर हैं उन सभी जगहों पर मेला लगता है। ठीक है, और मेले मुख्य रूप से इनमें देखिए सोनीपत में सतकुंभ का मेला, शंभुनाथ का मेला जो थोड़ा अलग था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बालकनाथ का मेला, बाबा कृष्ण राम का मेला और काली माँ का मेला। ठीक है, ये कहाँ लगते हैं, सोनीपत में लगते हैं। अगला HSIIDC औद्योगिक एस्टेट सोनीपत में है, सोनीपत के राई में भी है, ये खरखोदा में भी है, तो 2-3 जगहों पर है। अगला है एटलस साइकिल उद्योग, जो कि हरियाणा का पहला साइकिल उद्योग था, जो कहाँ लगा था, सोनीपत में। और कब लगा था, 1951 में। आगे आपका आता है मारुति सुजुकी प्लांट, तो ये कहाँ पे है बेटा, खरखोदा में। और सबसे पहला कहाँ लगा था, मानेसर में। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला है बिड़ला फैक्ट्री, ये भी कहाँ पे है, सोनीपत में, याकुल्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, सोनीपत में। रेल कोच नवीकरणीय कारखाना भी यहीं पर है। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ एक टॉपिक्स हैं। मूलचंद जैन, जिनको क्या कहा जाता है, हरियाणा का गांधी कहा जाता है, और किस क्षेत्र से संबंधित है, सोनीपत के गोहाना से। ठीक है, अगला आपका आता है 1709 में बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1709 में। ठीक है, और उसमें विजय किसको मिली थी,
बंदा बहादुर को। ठीक है बेटा। अगला है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से ये क्षेत्र सीमा बनाता है। मैंने जो सीमाएं थी उसमें आपको सारे जिले तो बता दिए थे हरियाणा के, लेकिन राज्य किसके साथ सीमा बनाता है ये नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे आता है इसका इतिहास। तो यदि हम इतिहास की बात करें तो आईने अकबरी में भी ये कहा गया है कि ये दिल्ली परगने का एक क्षेत्र था, जो दिल्ली सरकार है उसके अंतर्गत ये आता था। 1871 में खुदाई के दौरान 1200 यूनानी जो दिरहम बोलते हैं या सिक्के उनको कह लो, वो मिले हैं और हर्षवर्धन के समय की सीलें मिली हैं। अगला आपका आता है तांबे की मुद्राएं भी मिली हैं वहां। गन्नौर, जैसे प्राचीन नाम है ना, सोनीपत को क्या कहा गया, सोनप्रस्थ। इसी तरह से कुछ एक ऐसे क्षेत्र भी हैं, छोटे शहर भी हैं जिनका नाम प्राचीन नाम अलग से है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से ये गन्नौर शहर है, इसको पहले क्या कहते थे, इसको कहते थे गोवर्धना। ठीक है। अगला आता है शेष शैया पर लेटे विष्णु की एक प्रतिमा भी मिली है खुदाई के दौरान, जो कहां से मिली है, सोनीपत के फिजिलपुर गांव जगह से, फिजिलपुर से। ठीक है। खुदाई में मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखिए, शिक्षण संस्थान से लेकर बात करें तो मैंने, हाँ तो देखिए बेटा, आगे जो शिक्षण संस्थान है, अब क्योंकि एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को, तो शिक्षण संस्थान भी बहुत से होंगे। तो देखिए बेटा, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है, भूरथल में है, भूरथल सोनीपत में है। ठीक है। और ये विश्वविद्यालय तो बना था बेटा ये आपका 1987 में। ठीक है, 1987 में, लेकिन विश्वविद्यालय बनने से पहले ये 1986 में क्या था, महाविद्यालय था, महाविद्यालय। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप, 1987 में क्या बना, विश्वविद्यालय बन गया। अच्छा, अगला क्या है इसमें, इसके यदि हम वीसी की बात करें तो इसके जो वीसी है ना बेटा, वो लिख लो आप एक बार, श्री प्रकाश सिंह, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वीसी बहुत आते हैं। वीसी मतलब कुलपति, वाइस चांसलर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं, वीसी कौन है, श्री प्रकाश सिंह बोल रही हूं। आपको यदि यहाँ देखने में नहीं दिख पा रहा हो या छोटा दिखे तो बेटा आप लिख लेना श्री प्रकाश सिंह, जो कि क्या है, वाइस चांसलर है इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। और कुलाधिपति का मैं बार बार कह रही हूँ, राज्यपाल होंगे। ठीक है बेटा। अगला इसमें देखिए, अगला आपका आता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो ये जो भगत फूल सिंह है, ये खानपुर कला के हैं, खानपुर कला गांव है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने महिलाओं के, बच्चियों के शिक्षित विकास के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां विकास करें, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। ठीक है। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने लड़कियों को आगे शिक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया कि भगत फूल सिंह ने अपने गांव खानपुर कला में ही एक विद्यालय बनवा दिया। ठीक है, कन्या विद्यालय। तो इससे गांव वाले जो थे वो खुश नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध करते हुए 1942 में उनकी हत्या कर दी। ठीक है। तो इसमें जो इस महिला विश्वविद्यालय तक आने में इनकी जो बेटी थी उन्होंने योगदान दिया। इनकी बेटी ने यहाँ तक ये काम किया उनके बाद। ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये भगत फूल सिंह, क्योंकि इनकी जो लड़की थी उन्होंने बहुत से विद्यालय, कॉलेजेस वगैरह खुलवाए हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, खानपुर कला में है। और कब स्थापित हुआ था, 18 अगस्त 2006 को, 18 अगस्त 2006 को। जो कि इसकी विशेषता आपको मैं बताऊं कि ये मात्र पहला उत्तर भारत का महिला महाविश्वविद्यालय है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, महिला विश्वविद्यालय। तो आप क्या करोगे, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि पहला है। ठीक है। इसके अलावा आती है बात कि भाई इसके वीसी कौन है, ये खानपुर कला में ही है। इसके कुलपति कौन है, तो कुलपति की अगर हम बात करें तो उसमें नाम है सुदेश। ठीक है, ये क्या है, कुलपति है। ठीक है बेटा। अगला आता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी,
जो कि 2009 में स्थापित हुई थी राठधाना के नजदीक, राठधाना के पास। तो इसका जो वीसी की बात अगर हम करें तो इनके जो वीसी हैं प्रोफेसर सी राजकुमार। वीसी कौन है इनके? प्रोफेसर सी राजकुमार। ये जो वीसी है इनको जरूर लिख लेना बेटा, क्योंकि यूनिवर्सिटी, उनका स्थापना वर्ष और उनके ये जो कुलपति हैं ये मोस्टली आता है। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके जो कुलपति हैं, कुल अधिपति, जैसे सबके राज्यपाल होते हैं ना, ऐसे कुछ एक यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके राज्यपाल नहीं है, मतलब कुलपति कोई दूसरा है। ठीक है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। वैसे मैंने बताया है आपको हर जगह पर, ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। अगला आपका आता है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, जो कि कहाँ पे है? कुंडली में है। कब स्थापित हुआ था? 2012 में। अगला है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, ये भी सोनीपत में है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? सोनीपत में है और स्थापित कब हुआ था? 2013 में। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, खेल से संबंधित दोनों ही, एक विश्वविद्यालय है, एक आपका विद्यालय है। ठीक है, दोनों ही कहाँ पर है? राई में है। खेल विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी है खेल की, ये कहाँ पे है? राई में है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय जो कि बहुत पुराना है, 1973 से स्थापित है, कहाँ पे है? राई में है। ठीक है बेटा। अगला आता है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कहाँ पर है? राई में है। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, तो आगे देखिए बेटा, शिक्षण संस्थान जिनमें कुछ एक रह गए थे, इसमें देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सोनीपत, जो कि 26 अप्रैल 2012 को स्थापित हुआ था, और इसके वीसी की अगर हम बात करें तो श्री देवेंद्र सिंह जो है वो इसके कुलपति हैं। ठीक है, अगला देखिए केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है? सोनीपत में है। आगे आता है कुश्ती अकादमी, तो ये जो कुश्ती अकादमी ये भी कहाँ पर है? सोनीपत में। ठीक है बेटा। अगला है हरियाणा भारी वाहन चालक संस्थान, कहाँ पे होगा? सोनीपत में होगा। ठीक है, अगला आता है आपका साइंस स्टेडियम। ये जो स्टेडियम है वैसे तो बहुत से हैं, ठीक है, उन्हीं में से है साइंस स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम, जैसे सुभाष स्टेडियम, तो ये सब कहाँ पे है? सोनीपत में है। पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो पर्यटन स्थल में देवीलाल हर्बल नेचर पार्क जो है वो कहाँ पे है बेटा? आपका सोनीपत में है। कनक गार्डन वाटर पार्क, ये भी वहां सोनीपत में ही है। चोखी ढाणी, ये भी सोनीपत में है। मोजोलैंड, जोरासिक पार्क, ये सब कहाँ पे है? आपके सोनीपत में है। ठीक है, इसके अलावा जो पर्यटक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक पर्यटक स्थल हैं वो मंदिरों में आ जाते हैं, मस्जिदों में। इनका जो भी मैंने आपको मंदिर मस्जिद लिखा रखे हैं ना, वो धार्मिक पर्यटन स्थल के उसमें आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला थोड़ा सा आपका और रह गया है व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व को देखिए। हाँ, तो बेटा आगे देखिए, प्रमुख व्यक्तित्व में वैसे तो बहुत से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, कुछ एक देखिए। योगेश्वर दत्त, जो ये जो है कुश्ती में क्या है? आगे देखिए बेटा, योगेश्वर दत्त जो कि पहलवान है और ओलंपियन रह चुके हैं ये। ठीक है, जो ओलंपिक गेम है उनमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। अगला है सुशील कुमार, सुशील कुमार भी कुश्ती के क्षेत्र में है। मेघना मलिक जो कि एक अभिनेत्री है टीवी के क्षेत्र में। ठीक है, अगला आता है जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको हम क्या क्या कहते हैं? देखो, इनको सूर्य कवि भी कहा जाता है, सूर्य कवि। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को। ठीक है, और इसमें देखिए ये पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि भी है, कहलाते हैं, और हरियाणा के शेक्सपियर भी कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जो यदि हम जन्म की बात करें कि जन्म कहाँ हुआ है, तो ये है जाट्टी कला गांव। जाट्टी कला कहाँ पे है बेटा? ये सोनीपत में, सोनीपत में। ठीक है, और 1903 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्वों में तो ये है। इसके अलावा जैसे कि सीमा अंतिल है, चक्का फेंक में, क्रिकेटर में प्रीति बोस, रोहित दहिया। ठीक है, और हॉकी में निशा वारसी, विकास दहिया,
इसके अलावा ओलंपिक में रजत पदक विजेता भी रहे हैं पहलवानी में या कुश्ती में कहिए, रवि कुमार दहिया और अमित कुमार दहिया। ठीक है, ये किसमें रहे? पहलवानी, यानी कि कुश्ती के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका था सोनीपत का जो जितना भी आपका सोनीपत के बारे में जो नॉलेज थी वो सारी इसमें आ गई है बेटा। ठीक है, तो अगला इसमें ये काकरोई जो जल विद्युत परियोजना है ये भी सोनीपत में है। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखें। इसमें अगला जो आपका टॉपिक है, क्योंकि 22 दिसंबर 1972 को ही भिवानी जिला भी बना था, तो हमने सोनीपत तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? भिवानी। ठीक है, तो देखते हैं भिवानी को है वो किन किन से मिलकर बना है बेटा। एक रोहतक का हिस्सा, रोहतक, और किससे? हिसार से। ठीक है, इनके कुछ हिस्से लेकर क्या बना है? भिवानी जिला बना है। और कब अस्तित्व में आया था? 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे भिवानी क्षेत्र की। भिवानी एक ऐसा जिला जहां पर जो कि वॉर ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है, जिसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, जहां पर लौह पुरुष भी पैदा हुआ। ठीक है, और ऐसे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, चाहे वो गेम का हो कोई भी क्षेत्र, ठीक है, तो हर क्षेत्र में इसने नाम कमाया है जिन व्यक्तित्व ने। ठीक है, तो ऐसे भिवानी के बारे में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की, कि ये जो अगर हम मैप देखें तो मैप में इसकी स्थिति क्या है, किधर ये क्षेत्र है। तो देखिए बेटा, दक्षिण पश्चिम, अगर हम हरियाणा का मैप निकाले तो हरियाणा के मैप में कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम स्थिति है इसकी। ठीक है, अगला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में देखो कि 22 दिसंबर 1972 को जब ये जिला बना भिवानी, तब उसका क्षेत्रफल कितना था? 4778 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन 2016 में चरखी दादरी अलग से हो गया। ठीक है, फिर भिवानी का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? 3432 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम इसके वर्ग मील की बात करें तो इसमें ये आता है 1325। ठीक है, एक तो मैं आपको बताऊं बेटा कि समय जो है वो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि मैं पूरा जो मैटर है कि बच्चों के लिए कहीं से कुछ छूटे ना, ठीक है, तो उसको तैयार करने में थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है। और एग्जाम क्योंकि अगस्त में आने चाहिए थे, ठीक है, ऐसी बातचीत चल रही थी, लेकिन ये जल्दी हो गई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें देखो सीमाएं जो हैं, आगे सीमाएं अगर देखें कि भिवानी जो क्षेत्र है उसकी सीमा किन किन जिलों से लगती है, तो यदि जिलों की अगर हम बात करें बेटा तो वो कौन कौन से हैं? रोहतक, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़ और उससे अलग हुआ चरखी दादरी। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है जनसंख्या। तो चरखी दादरी के साथ तो इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक थी। मैंने आपको जो और जिले पढ़ाए हैं उसमें भी बताया है कि 15 लाख से अधिक जनसंख्या में भिवानी भी आता है। ठीक है, लेकिन बाद में चरखी दादरी जब अलग हो गया तो उस समय इसकी जनसंख्या 11,32,169 थी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें आप। आगे आता है विधानसभा सीट। तो विधानसभा सीट जो है वो इसकी 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? भिवानी है, लोहारू है, भवानी खेड़ा है और तोशाम। आपको जो याद रखनी है वो केवल एक ही है, तोशाम। एक तो रिजर्व सीट आपको याद रखनी है, तो भिवानी की रिजर्व सीट कौन सी होगी? भवानी खेड़ा। ठीक है, और इसकी अगर हम देखें कि भाई आपको याद क्यों रखनी है ये, क्योंकि यहाँ से जो जीते हैं श्रुति चौधरी, वो जीती हैं, वो कैबिनेट में मंत्री हैं। तो कैबिनेट स्तर का पद जिनको मिला हुआ है उनको आपको याद करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो श्रुति चौधरी हैं ये तोशाम से बीजेपी की तरफ से जीती थी, और इनको जो विभाग दिए हुए हैं वो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास, और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अगली आती है तहसील। तो तहसील कितनी है? विधानसभा सीट 4 है, तहसील कितनी है? इसमें 5 है। तो विधानसभा सीट होती है ना बेटा, वही तहसील होती है एक तो। ठीक है, और एक आध एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसमें देखिए जो विधानसभा सीट है, भिवानी, लोहारू, भवानी खेड़ा, तोशाम, यहां तक तो ठीक है। और एक्स्ट्रा कौन सी है? ये तहसील सिवानी। ठीक है, तो 5 तहसील हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अगला आता है कि उप तहसील कितनी है। तो यदि हम उप तहसील की बात करें तो कितनी है? 1 है। कौन सी? बहल। ठीक है, कौन सी है बेटा? बहल है।
खंड कितने हैं? 7 हैं। अच्छा, मंडल कि कौन से मंडल के अंतर्गत ये आता है? भिवानी क्षेत्र। तो ये कौन से मंडल में आता है? ये आता है बेटा रोहतक में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, ये ध्यान रखें आप। चना है, सरसों है, जो है, ये कैसे मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। आगे इसमें है कि सिंचाई का क्या क्या साधन है? तो सिंचाई के साधन की अगर हम बात करें तो कौन सी है? नहर है और नलकूप है। एक जो जोई नहर है, लिफ्ट परियोजना, तो ये जो सिंचाई के लिए ही प्रयुक्त होती है। कौन सी? जुई नहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये किस काम में आती है? नहर के रूप में ही यहाँ की सिंचाई के काम आती है। अगला आपका आता है लोकसभा सीट। तो यदि लोकसभा सीट की बात करें तो बेटा महेंद्रगढ़ और भिवानी, ठीक है, कौन सा? महेंद्रगढ़ और भिवानी दोनों को मिलाकर एक सीट है। ठीक है, तो इस सीट पर जो इस समय में जो उसमें लोकसभा में गए हुए सदस्य हैं वो देखिए, ये नाम है धर्मवीर सिंह। कौन गए हुए हैं लोकसभा में? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, ठीक है, और किस पार्टी से है ये? बीजेपी से है। ठीक है बेटा, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखिए, ये है प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या है इसका? भानीग्राम। भानीग्राम से भिवानी हुआ, ठीक है, फिर भिवानी हुआ, ठीक है, और अब जाके ये क्या है? भिवानी। ठीक है बेटा, तो ये धीरे धीरे समय के साथ, लोगों की भाषा के साथ साथ धीरे धीरे इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या हो गया? भिवानी हो गया। ठीक है, इससे पहले क्या था? भानीग्राम, भिवानी, भिवानी, और फिर ये भिवानी हो गया। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो कि ये नाम भानीग्राम क्यों पड़ा? तो भानीग्राम जो नाम है वो एक जो ठाकुर थे, ठाकुर नीम सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा? भानीग्राम रखा। ठीक है, और यहीं पर ही एक जाटी का जो पेड़ है वो भी उन्होंने लगाया था। ठीक है, जिसको कि भिवानी क्षेत्र की आधारशिला भी बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए भानीग्राम जो नाम है वो ठाकुर नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर रखा था। ठीक है, अगला आता है उपनाम। बहुत से उपनाम है इसके। छोटी काशी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत मंदिर है, धर्म कर्म के कार्य भी बहुत अधिक होते हैं। मंदिरों की नगरी है ये, बहुत से मंदिर भी हैं यहाँ पर। धर्मार्थ न्यासों का शहर, ऐसे लोगों का शहर है जो धर्म के नाम पर, जिसने कॉलेजेस, जो हॉस्पिटल्स, ऐसे जो धर्म के नाम पर खुलवाए हुए हैं। ठीक है, समाज सेवा के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको कि समाज सेवा के रूप में उन्होंने अनेकों स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह खुलवाए हुए हैं। ठीक है, अगला आता है बॉक्सिंग का पावर हाउस। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस, जितने भी बॉक्सर यहाँ से निकले हैं, ठीक है, तो वो कहाँ, कौन सा क्षेत्र? हरियाणा के कौन से क्षेत्र से हैं? भिवानी से। अधिकतर जो बॉक्सर है वो कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। मिनी क्यूबा क्यों? क्योंकि ये बॉक्सिंग से ही संबंधित है। अगला आता है राजपुतानों का सिंह द्वार। इसे राजपुतानों का सिंह द्वार भी कहा जाता है। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, ऐसा क्षेत्र जो युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए जो लोग हैं, वीर हैं हमारे, उनके रूप में भी ये क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला आता है कि हिसार गजेटियर में, कि भिवानी जो है इसका नाम और कहाँ कहाँ लिया जाता है? क्या पुराने समय में भिवानी का क्या अस्तित्व था? तो यदि हम अस्तित्व की बात करें तो पहले तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा ये बताया कि इसका उपनाम क्या था। अब आता है यदि कि हिसार गजेटियर में भिवानी को क्या कहा गया है? कि ये व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एक तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पंडित नेकीराम शर्मा, और मैंने इनको रोहतक क्षेत्र में भी मैंने लिखवाया है, केलंगा गांव में। तो ये जो केलंगा गांव में तो है, लेकिन जब रोहतक भिवानी अलग अलग नहीं हुए थे ना, तब तो ये रोहतक में था बेटा, ध्यान रखना आप। प्रेजेंट में ये जो क्षेत्र है केलंगा, ये कहाँ पर है? पंडित नेकीराम शर्मा का जो गांव है केलंगा, वो कहाँ पे है? भिवानी में है। उसको रोहतक मत कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा देखिए, 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा, जिन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इनके और के देसाई, लाला बनारसी दास, इन सभी के सहयोग से भिवानी में 1919 में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई थी।
एक जाटी का वृक्ष, मैंने अभी बताया ना कि भाई जो ठाकुर थे नीम सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर ये क्षेत्र जो था भानी नाम से बसाया था, और यहाँ पे एक जाटी का वृक्ष भी उगाया था उन्होंने। तो वो जो जाटी का वृक्ष है वो भिवानी की आधारशिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। अगला है हरियाणा का स्वप्रेषित गांव। हरियाणा का पहला स्वप्रेषित गांव कौन सा है? सुई गांव है। कहाँ पे है? भिवानी में है। ठीक है। आगे आता है आपका भिवानी का रोहणात गांव, जो कि शहीदों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सरकार, हरियाणा सरकार जो है वो एक सिलेबस के रूप में भी लाने का प्रयास कर रही है। अगला इसमें आता है कि आईने अकबरी। तो ये जो भिवानी क्षेत्र है इसका जिक्र आईने अकबरी में भी हुआ है। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। ठीक है। अगला देखिए लोहारू। लोहारू को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? तो वो क्या था? लोहारू। हर बार हर जो एक आध शहर ऐसा आ रहा है हर डिस्ट्रिक्ट के साथ कि जिसका नाम जो है प्राचीन नाम अलग से है। ये आप ध्यान रखना बेटा, क्योंकि प्राचीन नाम भी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है बेटा। अगला देखिए, हाँ तो देखिए बेटा मंदिर के बारे में, मंदिर की अगर हम बात करें तो गौरी शंकर मंदिर, जिसको क्या किरोड़ीमल जो मंदिर है वो भी कह दिया जाता है, चाहे किरोड़ीमल कह लो या गौरी शंकर। ठीक है। कहाँ पे है? भिवानी में है। भूतों का मंदिर, तो भूत वो भूत नहीं है, ये है भूतेश्वर। ठीक है। और भूतेश्वर किसको कहा जाता है? महादेव को। ठीक है। तो ये किसका मंदिर हो गया? महादेव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है बेटा। ये कहाँ पे है? भिवानी में ही है महादेव मंदिर, भिवानी में। ठीक है बेटा। अगला देखिए परमहंस मंदिर। ये परमहंस मंदिर जो है ये भी तिगड़ाना में है, जहां पे मेला भी लगता है। कहाँ पे परमहंस मंदिर बेटा? तिगड़ाना में। तिगड़ाना। ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि भिवानी में है। ठीक है। और इसको कहा ये जब पंचमुखी हो गया तो 10 भुजा वाली ही मूर्ति होगी। ठीक है। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में है। श्री रंगनाथ मंदिर, और श्री रंगनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है? भिवानी में है। मतलब ये सारे ही भिवानी में, कुछ एक ऐसे हैं जो आसपास के जो तहसीलें हैं उनमें भी मंदिर है। ठीक है। अगला आता है श्री राम खाकी बाबा मंदिर। तो श्री राम खाकी बाबा जो मंदिर है ये भी भिवानी में है बेटा। ठीक है। रामसर मंदिर भी भिवानी में है। बाबा हीरापुरी मंदिर, ये हीरापुरी जो मंदिर है ये भी महादेव को समर्पित है। बाबा हीरापुरी मंदिर। ठीक है। यह आपका हीरापुरी मंदिर जो कि महादेव को समर्पित है। दादी जगदे सती का मंदिर, दादी जगदे सती का मंदिर जो है वो है खरकला में, खरकला। ठीक है। कहाँ पे है? दादी जगदे सती का मंदिर कहाँ है बेटा? खरकला में। क्योंकि ये कुछ एक ऐसे हैं जो देख के बताने पड़े, कहीं कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको बेटा कि दादी जगदे सती का मंदिर खरकला में है। बाबा मुंगिप्पा का मंदिर जो है ये मंदिर आपका, बाबा मुंगिप्पा का मंदिर तो शाम में है बेटा। ठीक है। और ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसका मेला इस जगह पर नहीं लगता, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र पर है। इसका मेला कहाँ लगता है? दूसरी जगह, और वो दूसरी जगह कौन सी है? रिवासा है। ठीक है। आगे देखिए घंटाघर मंदिर, ये भी भिवानी में है। स्टार टेम्पल, ये बाबा जो ताराचंद है उनको समर्पित है। संत ताराचंद जी महाराज की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। और ये बात करें कि ये कहाँ पर है, तो दिनोद गांव में है। किस गांव में बेटा? दिनोद गांव में। ठीक है। अगला देखिए इसमें बाबा खूबीनाथ का मंदिर। तो ये जो बाबा खूबीनाथ का मंदिर है ये भी आपका मीताथल में है। मीताथल भिवानी में, जो कि ऐसा क्षेत्र जो खुदाई में जिसमें हमें जो संस्कृति है हमारी पुरानी उसके बारे में जिसमें पता चलता है। ठीक है। अगला आपका आता है हरिहर मंदिर। ये हरि और हर, विष्णु यानी विष्णु को भी और महादेव को भी, दोनों का मंदिर है ये। पहाड़ी माता का मंदिर, ये भी कहाँ पे? तो शाम में है। ठीक है। पहाड़ी माता का मंदिर कहाँ है बेटा? तो शाम में। ये मंदिर ऐसा है जहां ऐसा माना जाता है कि अकबर के द्वारा भी यहाँ पर छत्र चढ़ाया गया था सोने का। ठीक है। सोने का छत्र चढ़ाया गया था। अगला है देवसर मंदिर जो भिवानी में है। बाबा खेड़े वाले का मंदिर, तो बाबा खेड़े वाले का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है आपका? भिवानी में। ठीक है। बाबा खेड़े वाले का मंदिर जो है बेटा, कुछ एक लिख देती हूं मैं, नौरंगाबाद भिवानी।
ठीक है। और यहाँ रक्षाबंधन पर मेला लगता है। किस पर्व पर? रक्षाबंधन पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। मेला कब लगता है? रक्षाबंधन पर लगता है। और ये कहाँ आयोजित होता है? नौरंगाबाद में, क्योंकि ये मंदिर जो है कहाँ पे है? नौरंगाबाद में है। ठीक है। इसके अलावा भगवान विष्णु का अति प्राचीन जो मंदिर है भगवान विष्णु का, ये कहाँ पर मिला है? तोशाम में। कहाँ पे है ये? तोशाम में है। ठीक है बेटा। अब इतने सारे मंदिर हैं ये, क्योंकि मंदिरों की ये नगरी है। मंदिरों की नगरी किसको कहा गया है? भिवानी को। ठीक है, आगे देखिए। अगला आपका आता है उद्योग। उद्योगों के क्षेत्र में भिवानी ने इतनी प्रगति नहीं की है। वैसे देखिए, सूती कपड़ा उद्योग ये भी 1937 में स्थापित है। 1937 में स्थापित हुआ था ये। अगला है पत्थर खनन उद्योग, जो कि भिवानी में है। अगला है भिवानी ग्रेसिम टेक्सटाइल, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, कपड़े से ही संबंधित है। और बिरला टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो भी उद्योग होते हैं वो किससे? कपड़ों से ही संबंधित होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, स्टेडियम की अगर हम बात करें तो भीम स्टेडियम है, और उसी स्टेडियम के अंदर बॉक्सिंग का क्लब भी है। ठीक है, जिसकी आधारशिला किसने रखी थी? जो बॉक्सिंग के जो कोच हैं जगदीश सिंह ने। हाँ, जगदीश सिंह द्वारा रखी गई थी बेटा। और कब रखी गई थी? 2003 में रखी गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, किसके द्वारा? जगदीश सिंह के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये वो बॉक्सिंग के कोच भी थे। ठीक है बेटा। अगला देखिए आप। हाँ, तो आगे देखो बेटा। देखिए, पर्यटन स्थल की जब हम बात करें तो सबसे पहले लघु चिड़ियाघर। लघु चिड़ियाघर जो कि 1982-83 में बनकर तैयार हो गया था। सबसे कम क्षेत्रफल में है ये। ठीक है, 72 है शायद, 72 होगा। प्रथम व सबसे छोटा, पहला भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ये 72 ही है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू भिवानी में है। ठीक है, भिवानी में कौन सी जगह है ये? कैरू। कैरू, वैसे मैंने आपको ये शॉर्ट्स के माध्यम से भी करा रखा है। ठीक है, तो आप इसको देख लें, उसमें पूरा डिटेल है उसके अंदर कि जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वो मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से, कि आपका समय बचे इसलिए उसमें करा रखे हैं, आप उसको चेक कर लेना। देखिए, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। सितारा स्मारक, तो ये जो सितारा स्मारक है, जो मैंने अभी मंदिर बताया था, स्टार मंदिर, जो ताराचंद जी को समर्पित है, उनकी समाधि है यहाँ पर। ठीक है। अगला देखिए, रेड रोबिन, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। बयां पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है बेटा? भिवानी में। आगे आता है जल तरंग, ये कहाँ है? लोहारू में। पांडु तीर्थ, पांडवों को जहां पर पांडु रुके थे, पांडु तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और ये पांडु तीर्थ को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक तो पांडु तीर्थ, एक पंच तीर्थ, एक अष्ट तीर्थ। ये है अष्टकुंड तीर्थ। अष्टकुंड तीर्थ, हाँ, अष्टकुंड तीर्थ बेटा। ठीक है। और ये है कहाँ पे पांडु तीर्थ? तो पांडु तीर्थ बेटा तोशाम में है। कहाँ है? तोशाम। ठीक है, कहाँ पे है? तोशाम में। लोहारू का किला लोहारू में ही है। अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया है। जिंदल कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक नहीं है, जिसको मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, वो क्या होगी? कृत्रिम। और जो प्रकृति ने अपने आप ही हमें दिया है, वो कौन सा होगा? प्राकृतिक होगा। ठीक है। और मानव निर्मित क्या कहलाएगा? कृत्रिम। तो जिंदल कृत्रिम झील भी कहाँ पर है? भिवानी में। अगला आपका आता है बिछुआ झील, ये भी कहाँ है? भिवानी में है। रंगी शाह मस्जिद भिवानी, तोशाम की बारादरी, ये भी कहाँ पर है? भिवानी के तोशाम में है। ठीक है। ये जो बारादरी है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो उनकी अदालत लगती थी। ठीक है, तो ये तोशाम की बारादरी। अगला आता है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा एचटेट के जो आपके एग्जाम्स होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। तो देखिए इसमें बेटा, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को लिया है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? भिवानी में। अब यहाँ पे मैंने स्थापना वर्ष लिखा है, स्थापना वर्ष में मैंने 2 लिख दिए। तो ये देखो बेटा, ये जो 1969 है ना,
ये पहले चंडीगढ़ में थी। तो 1969 में हरियाणा बोर्ड कहाँ था? चंडीगढ़ में, ठीक है। और 1981 में कहाँ आ गया? भिवानी में, ठीक है। तो यदि स्थापना वर्ष पूछा जाए तो है 3 नवंबर 1969, ठीक है। और उसके बाद वो भिवानी कब स्थानांतरित हुआ, ठीक है, तो वो कब स्थानांतरित हुआ? 1981 में। ये आप ध्यान रखें एक तो, ठीक है। इसके अलावा जो बोर्ड है इसने बहुत से नए नए नियम भी चलाए थे जो 1985 के बाद के हैं, जिनमें देखिए 1985 के बाद इन्होंने 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली शुरू की। उसमें 1987 में +2 की शिक्षा शुरू की, जो कि वो परीक्षा लेना शुरू कर दिया। 10वीं की परीक्षा पहले ही होती थी, 1970 से ही शुरू थी। अगला है कि 8वीं को भी बोर्ड बना दिया गया था 1976 में पहले ही, ठीक है। तो 1987 में 12वीं की जो परीक्षा थी, बोर्ड परीक्षा, वो कब से लेनी स्टार्ट की थी? 1987 में। 91 में इन्होंने वोकेशनल जो कोर्स है वो चला दिया था। और 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कर दी कि जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, जिनको पढ़ने का जो चाव होता है, और ऐसे बच्चों के प्रोग्रेस के लिए भी एक अच्छा कदम सरकार द्वारा उठाया गया था। अगला इसमें आता है कि 2006 और 7वें सेमेस्टर प्रणाली भी इन्होंने शुरू की थी, जिसको बाद में रद्द कर दिया गया था। प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो बेटा, प्रथम अध्यक्ष, ये प्रथम अध्यक्ष जो डॉक्टर आर के आनंद है ना, ये तो है जो चंडीगढ़ में पहले सबसे पहले जो स्थापना हुई थी उस समय में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर आर के आनंद थे। लेकिन भिवानी में सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा थे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अगला आता है आपका आता है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें बेटा, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। अगला देखिए, अगला आता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो क्योंकि ये जो भूमि है भिवानी, ये किसकी है? चौधरी बंसीलाल ने इसमें बहुत मतलब अपने क्षेत्र के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो इनके ही नाम से है ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय है इसके स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो क्या है? 2014 है, ठीक है। और अगर इनके कुलपति की बात करें, यहाँ से आपको शायद ये दिखाई नहीं देगा, तो बेटा कुलपति देखो इसमें कि इस विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? तो ये नाम है दीप्ति धर्माणी, ठीक है, ये नाम है इनका। ये कुलपति हैं इस समय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की, ठीक है। इस स्लाइड में आप एक बात और ध्यान रखें कि लघु चिड़ियाघर जो है इसको जो चौधरी सुरेंद्र सिंह हैं उनकी याद में ये सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से भी ये जाना जाता है, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, ये लघु चिड़ियाघर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। अगला देखिए, हाँ देखिए बेटा, शिक्षण संस्थान में जो रह गए थे वो देख लीजिए, क्योंकि जो पहले बताए थे वो भी जरूरी थे और ये भी जरूरी है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है? देवराला भिवानी में है। पंडित नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? केलंगा भिवानी में है, क्योंकि ये जो केलंगा जगह है यहाँ पर ये इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है यदि हम इतिहास की बात करें कि भिवानी का इतिहास किस प्रकार का है, तो इतिहास में सबसे पहले आता है मीताथल, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है ये। और मीताथल में जो सूरज भान है इनके द्वारा खुदाई का कार्य इनके नेतृत्व में करवाया गया 1967 से 68 के मध्य, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो भी सामान जो मिला है या सामग्री कह लो, सामान जो मिला है वो मिट्टी की चूड़ियां, हाथी दांत, भाले और छल्ले मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन भी कहा जाता है।
अगला आता है रोहनाथ गांव। तो ये जो रोहनाथ गांव है ना बेटा, यहाँ पे 1857 की क्रांति में जो महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने वो किसी इसमें कुएं में कूद गए थे, ऐसे कुछ, मतलब इसके पीछे ऐसी स्टोरी है कोई, ठीक। और यहाँ के लोगों के शहादत के कारण ये जो क्षेत्र है ये शहीदों का क्षेत्र कहलाता है। क्या? शहीदों का गांव कहलाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय में यहाँ के लोगों ने जो भाग तो लिया ही, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं थी वो वहां पे कुएं में कूद जाती हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि ये जो रोहनाथ गांव है, इसके ऊपर हरियाणा सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो हरियाणा का जो सिलेबस है उसमें इसको शामिल किया जाए पाठ्यक्रम के रूप में, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। अगला जो आता है इसमें प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो वो है बीडी गुप्ता, जिनका जन्म 1917 में कहाँ हुआ? मानहेरू भिवानी में हुआ। 2 बार के सीएम है ये, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक है पंचायती राज क्यों और कैसे। पंचायती राज क्यों और कैसे, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है बेटा। अगला इसमें है कि ये जो पुस्तक है ना, इसका नाम कई बार आ जाता है कि इसके लेखक का नाम बताओ, तो आप बता सकते हो कौन है? बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। अगला है हरियाणा केसरी और अपना देश, इनका इन्होंने हाँ, तो देखिए बेटा, प्रमुख व्यक्तित्व में अगला जो व्यक्तित्व है वो चौधरी बंसीलाल का है, जिनका जन्म 26 अगस्त 1927 को कहाँ पर हुआ? गोलागढ़ भिवानी में हुआ, ठीक है बेटा। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं ये। कितनी बार? 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रक्षा मंत्री भी बने हैं, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रहे हैं अपने कार्यकाल में, जब तक ये राजनीति में रहे, ठीक है। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया, जिसमें चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का और लड़की का, ठीक है। अगला है खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन। तो ये जो बोर्ड का गठन है ना बेटा, ये 1969 में इन्होंने किया था, 1969 में, ठीक है। अगला है शराबबंदी कराई, कि जब शराब जो थी उसको बंद कराने का कार्य, ये एक साहसीपूर्ण कार्य था, क्योंकि हरियाणा में जो शराब है ना बेटा, वो जल्दी से, मतलब इसके बारे में कोई विकल्प ही नहीं है इसका। जो शराब है वो नेसेसरी है लोगों के लिए, ठीक है, जबकि वो गलत है। तो इन्होंने ये एक साहसपूर्ण ही काम है ये कि शराबबंदी लागू कर दी अपने कार्यकाल में, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोग जो थे विरोध करने लगे, तो उसके बाद अप्रैल 1998 में इस फैसले को वापस ले लिया गया, ठीक है बेटा। आगे देखिए कि हरियाणा की दूसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा? तमिल भाषा को मान्यता दी गई। और आज का अगर हम देखें तो तमिल भाषा को मान्यता देने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और दूसरी भाषा के रूप में आज के वर्तमान समय में दूसरी भाषा कौन सी है हरियाणा की? वो है बेटा पंजाबी। ध्यान रखना, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जो थे, उनके समय में ये भाषा बदल दी गई थी, ठीक है, क्योंकि तमिल तो चौटाला के समय में भी बदल दी थी, ठीक है। लेकिन जो नई भाषा, दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग होने वाली हरियाणा की भाषा कौन सी है? वो पंजाबी है, ये ध्यान रखना आप। इनके कार्यकाल में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई और 1971 की जनगणना जो हुई थी वो हरियाणा की पहली जनगणना थी, जो इन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुई। आगे देख लेते हैं इनके उपनाम की, इनको किन किन नामों से और पब्लिक बुलाती है, कौन कौन सी इनको नाम दिए गए हैं। आधुनिक हरियाणा के निर्माता, क्योंकि ये कोई भी डिसीजन लेते थे तो बहुत मजबूती के साथ लेते थे, ठीक है, इसलिए जो समाज के, देश के हित में होते थे, उन डिसीजंस को लेने में ये देरी नहीं करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? आधुनिक हरियाणा के निर्माता। हरियाणा का भगीरथ, क्योंकि इन्होंने घर घर पानी पहुंचाने का कार्य भी किया था, ठीक है। हरियाणा के लौह पुरुष, वही बात है कि भाई जो डिसीजन लेगा, मजबूती के साथ उस पर खड़ा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? लौह पुरुष कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि फैसले लेना भी इतना आसान नहीं होता है इतने उच्च पद पर बैठने के बाद भी,
ठीक है। आधुनिक हरियाणा का शिल्पी भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अगला है जुई नहर, जो कि किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी? श्री बंसीलाल के द्वारा। 6 जिले जो हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में बने थे। ठीक है बेटा। अगला जो व्यक्तित्व आता है वो आता है, देखिए आगे प्रमुख व्यक्तित्व में है विजेंद्र सिंह, जो कि बॉक्सर है और कहाँ से संबंधित है बेटा? ये किस गांव से? कालूवास, जो कि भिवानी में पड़ता है। ठीक है। कालूवास भिवानी से बिलोंग करते हैं ये, और बॉक्सर हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है। जिसके लिए इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2009 में। ठीक है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसको आप आज के समय में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें बदल दिया गया? इसको क्या नाम दिया गया बेटा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा देखो ये जो है पहले तो देश के लिए खेलते थे, अब ये देश के लिए नहीं खेलते हैं, एक प्रोफेशनल जो है बॉक्सर हैं। ठीक है बेटा। अगला इसमें देखो, ये है विकास कृष्ण यादव, ये भी एक बॉक्सर है। ठीक है। भिवानी से ही बिलोंग करते हैं। नीतू घनघस, जो कि धनाना गांव की है और बॉक्सर है। भीम सिंह, ये भी धनाना गांव के हैं और ऊंची कूद में इन्होंने भी अवार्ड लिया हुआ है। तो ये जो नीतू घनघस है ना बेटा, ये बॉक्सर हैं और 2022 में इन्होंने गोल्ड लिया था। ठीक है। 2022 में इनको गोल्ड मिला था। भीम सिंह ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं और ओलंपिक में भाग लेने वाले ऊंची कूद में हरियाणा के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है बेटा। ये एक तो आप ध्यान रखें। अगला आता है तुलसीदास जी, ये है कवि। कवि या कहानीकार हम कह सकते हैं, कवि भी हैं और कहानीकार भी हैं। ठीक है। तो तुलसीदास शर्मा दिनेश, खाली ये भी आ सकता है कि तुलसी, ये इनका पूरा नाम बताओ, एक नाम आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में आपके में कि भाई तुलसीदास शर्मा का पूरा नाम क्या है? तो अगर आपको ये नाम पता हो तो आप कर सकते हो, नहीं पता हो तो फिर नंबर कटेंगे। ठीक है बेटा। तो इनकी किताबें भी बहुत आती हैं कि कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो एक तो मतवाली मीरा है, एक सत्याग्रही है, और एक सत्याग्रही प्रहलाद, और एक भगत भारती। ठीक है बेटा। अगला आता है निश्चल दास। तो ये जो निश्चल दास है, इनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जो हरियाणा के संत कवियों से संबंधित, उनमें इनका जिक्र है। ठीक है। तो निश्चल दास जिनकी जो पुस्तक है, रचना है, वो क्या है? विचार सागर और मुक्ति सागर। ठीक है बेटा। अगला देखिए, आगे आता है नाम माधव प्रसाद मिश्र, बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ठीक है। तो उनकी प्रसिद्ध कहानी जो हरियाणा की है, हरियाणा के भी पहले कहानीकार हैं ये। ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो कौन सी है? लड़की की बहादुरी। ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? धापली, जो मतलब मेन उसमें है, मेन कैरेक्टर है उसमें। ठीक है। अगला आता है इनकी जो अगली जो कहानियों की जो पुस्तक है, लौट आओ पार्थ, ये कहानी है सुनो राधिका। ठीक है। तो प्रसिद्ध कहानीकार जो हरियाणा के सबसे पहले कहानीकार भी माने जाते हैं, कौन है बेटा? माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है। ये है सारे, एक तो सेठ किरोड़ीमल और एक सेठ छज्जूमल, दोनों ही समाज सेवी हैं। ठीक है। दोनों ही क्या हैं? समाज सेवी हैं। समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है। तो इनके नाम से तो भिवानी में ही मंदिर भी है। ठीक है। और ये सेठ छज्जूराम, ये भी देशभक्ति में, स्वतंत्रता में, मतलब हर उसमें समाज के लिए, के भले के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो इनको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? समाज सेवी जो व्यक्तित्व हैं उनमें। ठीक है। अगला है जनरल वीके सिंह, जो कि थल सेना अध्यक्ष भी थे और बीजेपी में भी शामिल रहे। अगला है बकरी प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है बेटा? ये है लोहारू में। ठीक है। लोहारू में है बकरी प्रजनन केंद्र, हिसार में भी बकरी प्रजनन केंद्र है। ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। इसके बाद आता है स्ट्रॉबेरी का हब। स्ट्रॉबेरी का हब जो है वो भिवानी का चनाना गांव है। कौन सा गांव है? चनाना। ठीक है। ये याद रखिएगा आप। और स्ट्रॉबेरी का हब, इसके अलावा
हिसार को भी कहा जाता है। हिसार का स्याहड़वा गांव है, हिसार का स्याहड़वा गांव है जिसे स्ट्रॉबेरी का हब कहा जाता है। तो वो आए ऑप्शन में तो वो भी आपको करना होगा, और ये आ जाए तो ये चनाना गांव को भी आपको करना होगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि दोनों ही आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, एक ही आएगा ऑप्शन में तो आपको इसलिए मैंने दोनों बता दिए हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जिला भिवानी अब कंप्लीट हो गया है। इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं बहुत मेहनत करके 3-4 किताबों से और अपनी साइट से जिस पे ढूंढ के, मतलब इस तरीके से मैं आपका ये मैटर तैयार करती हूँ कि कहीं से बाहर से आना ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मैटर, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।